देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैंकिंग, यानी कि कक्षा क्रम। कक्षा क्रम, रैंकिंग। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखो, सिर्फ समझना है कि मैं कहूं कि एक पंक्ति है, इस पंक्ति में टोटल 20 बच्चे हैं, एक पंक्ति में टोटल 20 बच्चे हैं, और राम जब हम ऊपर से गिनते हैं तो राम का स्थान 8वां स्थान है। राम का टोटल बच्चे हैं 20, राम का स्थान है 8वां। तो ये बताओ नीचे से काउंट करेंगे तो राम कौन से स्थान पर होगा? टोटल बच्चे 20 है, यहां तक 8वां है राम, और ये टोटल है 20, तो नीचे बच्चे कितने बच गए ये बताओ? 12 बच गए। भाई टोटल कितने बच्चे हैं? 20, और ऊपर से राम कौन से स्थान पर है? 8वें पर। तो 8वें पर यदि राम है तो नीचे से कितने बच्चे बच गए? 12 बच्चे बचे। अब नीचे से काउंट करेंगे तो राम कौन से स्थान पर होगा? 13वें स्थान पर होगा। क्लियर? मैं कहूं कि एक पंक्ति है, राम दोनों ओर से 8वें स्थान पर है, ऊपर से भी राम 8वें स्थान पर है और नीचे से भी 8वें स्थान पर है। जब राम को हम काउंट करते हैं तो एक पंक्ति में बच्चे बैठे हैं, उनमें राम ऊपर से गिनते हैं तो भी 8वें स्थान पर है, और नीचे से गिनते हैं तो भी 8वें स्थान पर है। तो बताओ इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? अब एक बात बताओ, यहां से गिनेंगे तो 8वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो गया। तो टोटल बच्चे, ये 8वां स्थान राम का है दोनों ओर से, तो इसके 7 तो ऊपर है और 7 इसके नीचे है। कितने हो गए? 14। एक ये खुद है, तो टोटल बच्चे कितने आ जाएंगे इसमें? 15। ठीक नहीं समझ में आया? जब दोनों ओर से 8वें स्थान पर है तो कुल बच्चे कैसे निकालेंगे? इससे ऊपर भी 7 है, इससे नीचे भी 7 है, 7 और 7 14, एक ये खुद है, तो ये टोटल बच्चे हो गए 15। टोटल बच्चे 20 हैं, ऊपर से 8वां है, नीचे से कौन सा स्थान होगा? टोटल 20 है, 8वां स्थान ये है, 20 ये है, तो यानी कि 8 बच्चे तो ये हो गए, तो नीचे बच गए 12, क्योंकि 12 और 8 20। नीचे से काउंट करेंगे तो 12 बच्चे ये है, ये हो गया 13वां स्थान। नीचे से 13वां और ऊपर से 8वां, ये 8वां तो दे ही रखे हैं, और नीचे से होगा ये 13वां स्थान। देखो जैसे बच्चे हैं 40, एक पंक्ति में 40 बच्चे हैं। कोई पंक्ति है, इस पंक्ति में 40 बच्चे हैं। जब ऊपर से देखते हैं तो राम जो है वो 15वें स्थान पर है, और जो श्याम है ये 16वें स्थान पर है ऊपर से। तो बताओ नीचे से इनके स्थान क्या होंगे? नीचे से इनके स्थान क्या होंगे? अब मेरे को एक बात बताओ ईमानदारी से, टोटल पंक्ति में 40 बच्चे हैं, देख समझना, ये एक पंक्ति है, इसमें टोटल 40 बच्चे हैं। अब ऊपर से काउंट करते हैं तो राम तो यहां से आता है 15वें स्थान पर, तो राम आता है, और 16वें स्थान पर आता है श्याम आता है। अब एक बात बताओ कि यहां तक तो 16 बच्चे हो गए, कितने बच्चे हो गए? 16। नीचे कितने बच गए? टोटल 40 है, मुंह से बोल लो जब भी तो मेरे को पता लगेगा समझ में आ रही है कि नहीं। टोटल 40 बच्चे हैं, यहां तक 16 बच्चे हो गए, नीचे कितने बच गए? 24। तो 24 नीचे बच गए, तो नीचे से जब यहां से काउंट करेंगे, ये 24 बच्चे हैं, नीचे से काउंट करेंगे तो श्याम कौन से स्थान पर हो जाएगा? 25वें पर तो हो गया श्याम, और 26वें पर कौन हो गया? राम। तो ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे हमें, एक तो मिलेगा 25वां और 26वां, एक ऑप्शन मिलेगा 26वां और 25वां। तो हमें ये आंसर करेक्ट बताना है, ये आंसर नहीं बताना, क्योंकि
25वां श्याम है और 26वां राम है, बट ऊपर से पहले राम का स्थान बताया है 15वां स्थान, तो नीचे से भी पहले राम का स्थान ही बताएंगे, राम का स्थान 26वां है। जब ऊपर से पहले राम का बताया है तो नीचे से भी पहले राम का स्थान ही बताएंगे हम। समझ में आया? एक करके दिखाओ मेरे को, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। टोटल बच्चे हैं 20, राम 7वां है और श्याम 8वां है। ये राम है ऊपर से, ये श्याम है। अब नीचे से स्थान बताओ इनके, शाबाश जल्दी बताओ। बेटा पहले उसका बताओ, राम का ही बताओ पहले। 14, 13 ऐसे बताओ, क्योंकि ये 12 हो गए ना, ये यहाँ बच्चे 12 हो गए, तो ये 13वां श्याम है, 14वां राम है, तो आपको पहले राम का ही बताना है। शाबाश, इसका मतलब बोल लो ना, समझ में बताओ उस तरह 14वां और 13वां। सिकंदर समझ लो बेटा, अगर ऊपर से पहले जिसका स्थान बताया है ना, नीचे से पहले उसका ही बताना पड़ेगा। पूरा ध्यान देना है। देखो अब ऐसे हमारा मुंह है ना सभी का, तो ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, ये दायां है और ये बायां है। देखो बिल्कुल पूरा ध्यान कंसंट्रेट करना है इधर। देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, राम दाएं से 7वां है, राम दाएं से 7वां है, श्याम जो है वो बाएं से 10वां है, और ये जो दोनों है ना, इन दोनों के जो बीच में है, बीच में 3 बच्चे हैं। तो बताओ कम से कम कितने बच्चे हैं? तो बताओ कम से कम कितने बच्चे हैं? राम दाएं से 7वां है, श्याम बाएं से 10वां है, दोनों के बीच में 3 बच्चे हैं, तो बताओ कम से कम कितने बच्चे हैं? देखो एक तो कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे कितने हैं, या पूछे अधिक से अधिक कितने बच्चे हैं। कम से कम कितने बच्चे हैं, कुल कितने बच्चे हैं और अधिक से अधिक कितने बच्चे हैं। मेरी बात सुनो, पूरा ध्यान देना है। राम दाएं से 7वां है। देखो मैं पहले तो प्रैक्टिकली समझाता हूं। दाया वो साइड होता है, राम दाएं से 7वां है, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां हो गया राम। अच्छा, श्याम बाएं से 10वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां हो गया, श्याम हो गया। और बीच में कितने बच्चे हैं? 3, 1 2 3। ये कौन सा स्थान हो गया? 7वां। ये हो गया 10वां, 10 और 7 17, और बीच में है 3, तो टोटल बच्चे कितने आ गए? 20। तो अधिक से अधिक बच्चे तो आ गए 20। कितने बच्चे आ गए? क्लियर है ये पोजीशन? अच्छा, अब क्लियर छोड़ो, जो तुम्हें आंसर देना है एग्जाम में, जो आंसर देना है, ये तो हमारा अधिक से अधिक हो गया, ये कभी पूछा नहीं जाएगा और ये कभी पूछेंगे भी नहीं, हमें आंसर देना भी नहीं। 20। राम दाएं से 7वां है, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां हो गया राम, ये 7वां राम हो गया। अब जो बीच के बच्चे छोड़ोगे ना, अगर इधर से चलना है तो बीच के बच्चे इधर छोड़ने हैं, अगर इधर से चलना है तो बीच के बच्चे इधर छोड़ने हैं। अब ये 3 बच्चे छोड़ेंगे, देखो बीच में 1 2 3 बच्चे छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए। अब ये स्थान बनाना हमें, ये स्थान, क्योंकि ये स्थान बनाएंगे तभी तो इन दोनों के बीच में 3 बच्चे आएंगे। ये स्थान बनाना है बाईं साइड से 10वां, इधर से 10वां। तो यहां से गिनने के बजाय यहां से गिनो, ये 10वां है, ये 9वां, ये 8वां, ये 7वां, ये 6ठा,
ये पांचवा, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, टोटल 7 तो यहाँ तक हैं। 8 9 10 11 12, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। दोनों तीनों कंडीशन लग रही है। राम दाएं से 7वां भी है, श्याम बाएं से 10वां भी है, बीच में 3 बच्चे भी हैं, तो टोटल कम से कम बच्चे 12 आएंगे। फिर सुनो, मेरे को पता था ना, राम बाएं से 7वां है, मैं 10वां करता हूँ। शाम को मैं दाएं से 12वां करता हूँ, बीच में मैं 4 बच्चे करता हूँ। मेरी बात सुनो, बाएं ये साइड होती है, राम बाएं से 10वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां हो गया, ये हो गया राम। बेटा उतार मत, अभी समझ, पहले उतार मत, मैं निकलवाऊंगा तुमसे सवाल। पहले तो ये बताओ, राम बाएं से 10वां समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। बीच में कितने बच्चे हैं? 4। पहले इधर छोड़ो 4, देखो 1 2 3 4, छोड़ दिए 4। अब ये स्थान कौन सा बनाना है ये और बता दो मेरे को। शाम दाएं से 12वां, इधर से 12वां, ये 12वां स्थान बनाना है। ये कौन सा हो गया? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये 12वां हो गया, ये 10वां हो गया, बीच में 4 बच्चे हो गए, तो यहां से ये 10वां है, तो आगे चल गया 10 10 और 6 ये रहे, तो टोटल इसमें बच्चे आएंगे 16। पहले सही बताओ, ईमानदारी समझ में आया? फिर समझाओ एक और समझाओ एक और। दाएं से 15वां है, बाएं से 12वां है, और बीच में 5 बच्चे हैं। देख तुम खुद निकालोगे। राम दाएं से 15वां, ये दाएं साइड ही है, 15वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15वां स्थान है, और ये किसका है? राम का है। अब जो बीच के बच्चे हैं ना, वो इधर नहीं छोड़ने, इधर छोड़ने बीच के बच्चे। कितने बच्चे छोड़ने हैं? 1 2 3 4 5, छोड़ दिए। अब ये स्थान बनाना है, ये स्थान, क्योंकि ये स्थान बनाएंगे तभी तो इन दोनों के बीच में 5 बच्चे आएंगे। 5 बच्चे ले आने हैं ना बीच में, तो इसके गोल लगा दो ऐसे। ये स्थान सेकंड आदमी है शाम बाएं से, यानी कि इस साइड से। बाएं से कौन सा होगा? 12। ये 12वां है, ये कौन सा हो गया? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यहां तक तो 15 काउंट कर ही रखे हमने। आगे कितने और एक्स्ट्रा हो गए? 5, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? अब बिना ऐसे समझ में आ गए? करो फिर एक सवाल। करो शाबाश। बेटा इतना टाइम कमाल ही कर दिया। राम बाएं से 15वां, देख कितनी जल्दी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गया, ये 15वां स्थान हो गया। बीच में छोड़ने 6 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिए। ये स्थान बनाना है सेकंड कंडीशन वाला, दाएं से 12वां, ये 12वां है। 12वां 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 15, ये और 4 ये हो गए, टोटल 19 बच्चे तो हो गए।
पूनम कौन समझ में आया बेटा? क्या क्या चक्कर है, क्यों ना समझ में आओ तेरा? करो जल्दी से। चौदह 14 सही। सिकंदर बेटा एक बात तो बता रहे, छोटी सी बात था, वह कौन समझ मारी, कमाल नहीं करते है वो। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है पूरा। राम दाएं से 10वां है, श्याम जो है ये बाएं से 15वां है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है। जब ये दोनों क्या करते हैं, जब दोनों स्थान बदलते हैं, जब दोनों स्थान बदलते हैं तो राम जो है वो दाएं से 40वां हो जाता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं, दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, दूसरा है कुल कितने बच्चे हैं, और तीसरा जो क्वेश्चन है कि स्थान बदलने के बाद श्याम किस स्थान पर हो गया। इसमें टोटल 3 प्रश्न है। पहले समझोगे फिर उतारना, अभी कुछ नहीं उतारोगे, रकम भी मत उतारो। तुम्हें 1 मिनट का समय दूंगा उतारने के लिए। राम दाएं से 10वां है, ठीक है। श्याम बाएं से 15वां है, बिल्कुल सही है। दोनों स्थान बदलते हैं, जब स्थानापन्न होता है यानी कि राम के स्थान पर श्याम चला जाता है, श्याम के स्थान पर राम आ जाता है। तो जो राम है वो पहले तो दाएं से 10वां था, अब राम दाएं से 40वां हो जाता है। देखो, एक तो स्थान बदलने के बाद जिस आदमी की कंडीशन दी जाती है, यदि राम की दी जाती है तो राम दाएं से है तो राम को दाएं से ही बताया जाएगा, यदि श्याम बाएं से है तो श्याम को बाएं से ही बताया जाएगा। एक बात, या तो पूछेंगे दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं। पहले तो समझोगे, बिल्कुल मन करके समझना है। राम दाएं से 10वां है, ये राम है, ये दाई साइड है, दाएं से 10वां है। श्याम जो है ये बाई साइड है, ये 15वां है। अब ये स्थान बदलते हैं, ये तो यहां आता है, ठीक है, और ये यहां आता है। जब ये राम यहां आ जाता है श्याम के स्थान पर, ये श्याम है, श्याम के स्थान पर आता है, और श्याम राम के स्थान पर यहां चला जाता है। तो जो राम है ये दाएं से 40वां हो जाता है, 40वां। तो यहां तक तो 10 ही बच्चे हैं, क्योंकि राम की जगह श्याम बैठ गया आपके, यहां तो 10 बच्चे हैं। ये यहां से 40वां कब होगा, जब इन दोनों के बीच में 29 बच्चे होंगे। पहले कितने थे, 10, और यहां से 40वां हो गया। इसका मतलब बीच में 10 तो ये बच्चे हैं ही, और 29 बीच में है, 29 और 10 39, और ये हो गया 40वां। बीच में कितने बच्चे हैं, 29। कुल बच्चे पूछे तो 15 ये बैठे और 10 ये बैठे, 15 और 10 25 तो हो गए, और बीच में इनके 29 बच्चे हैं। तो टोटल बच्चे इस पंक्ति में कितने बच्चे हो गए, 54, यानी कि 54 बच्चे हो गए। अब पूछेंगे
राम तो यहां से यहां आते ही 40वां हो गया। अब बताओ श्याम जो यहां बैठा था 15वें स्थान पर, ये यहां चला गया तो कौन से स्थान पर हो गया? तो पहले तो यहां था, तो 15 बच्चे तो ये रहे, इनके बीच में 29 बच्चे हैं, 44, तो ये यहां आ गया। तो ये जो श्याम है जो यहां से यहां आ गया, ये हो गया फिलहाल कौन से स्थान पर हो गया? 45वें स्थान पर। तो ये तो है डायग्राम। ऐसा क्वेश्चन जब भी विशेषकर बैंकिंग में आता है, ये क्वेश्चन बैंकिंग में 3 क्वेश्चन आते हैं, ये 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको यदि डायग्राम बनाते हो तो भी नॉर्मल डायग्राम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और यदि वैसे ध्यान रखते हो बच्चों की तरह जो जिड्डी लेवल की तैयारी करते हैं तो वो रटते हैं कोई चीज़, तो बीच में बच्चे जब भी निकालने हैं तो एक आदमी की 2 कंडीशन रहेगी, कभी तो राम की 2 होगी और स्थान बदलने के बाद कभी श्याम की 2 दे देंगे। जिस आदमी की 2 कंडीशन है तो सेकंड कंडीशन में से और तुम्हें फर्स्ट कंडीशन घटाना है, फर्स्ट कंडीशन घटाना है और उसमें से एक घटाना है। सेकंड कंडीशन, राम की 2 कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन किसके हैं? राम की सेकंड कंडीशन तो है 40, राम की फर्स्ट कंडीशन है 10, तो तुम्हें बड़ी कंडीशन यानी कि 40 में से 10 घटाने हैं और 1 घटाना है, तो बीच में बच्चे आ जाएंगे 29, ये बच्चे आ जाएंगे। ये सूत्र होता है इसका। जिस आदमी की 2 कंडीशन होती हैं, दूसरी कंडीशन में से पहली कंडीशन घटा करके 1 घटाना है, ठीक है। एक आदमी की कितनी कंडीशन रहेंगी? 2 कंडीशन रहेंगी, तो जो बड़ी कंडीशन है उसमें से छोटी कंडीशन घटा के 1 घटाना है। कुल कितने बच्चे हैं? तो कुल बच्चे निकालने के लिए जो दोनों बच्चे हैं, दोनों व्यक्ति हैं, दोनों की जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें बीच के व्यक्ति जोड़ने हैं। बीच के तुमने निकाल दिए 29, दोनों की फर्स्ट कंडीशन ले लो। इसकी पहली कंडीशन क्या है? 10, इसकी पहली कंडीशन क्या है? 15, और बीच में कितने निकाल दिए तुमने? 29, तो टोटल बच्चे आ जाएंगे 54। ये होता है कुल निकालने के लिए। यदि स्थान बदलने के बाद श्याम किस स्थान पर हो गया? श्याम यानी दूसरा, ये किस स्थान पर हो गया? तो श्याम का जब स्थान निकालना है तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें एक तो बीच के बच्चे जोड़ने हैं, बीच के व्यक्ति या बच्चे जोड़ने हैं और प्लस 1 करना है। फर्स्ट कंडीशन इसकी श्याम की है 15, बीच में तुमने निकाल दिया 29, 44 और 1 जोड़ दिया, ये हो जाएगा 45वें स्थान। ये है रट्टाफिकेशन, ठीक है, ये है रट्टाफिकेशन -1, और ये है डायग्राम। अब उतारो एक बार, फिर एक क्वेश्चन निकाल के दिखाना मेरे को, समझ के उतारना है। बेटा पूछो मेरे से, कहाँ समझ में नहीं आया वो चीज़ मैं दोबारा बताऊंगा तुम्हें। सीनू को बिल्कुल गोली गेट समझ
बेटा देख सुनो, ये देख सुनो, ये है 8वां और ये है 10वां और बदलते ये हो गया 35वां। निकालो शाबाश, तीनों सूत्र तुम्हारे साथ है, तीनों सूत्र तुम्हारे सामने है, तुमने अभी लिखे हैं तीनों सूत्र। निकालो शाबाश, बीच के बच्चे निकालो। वही सेकंड कंडीशन में से फर्स्ट घटानी है, एक घटाना है, वही कुल निकालने हैं और वही सेकंड व्यक्ति का क्रम निकालना है। बेटा ये देखो, पहले तो एक आदमी की दो कंडीशन किसकी दे रखी है, राम की, वो सूत्र लगा दो बस। जल्दी बोलो आंसर। 26, 44, 37। भाई कमाल ही कर दिया भाई, अब की बार तो खींच चुका हूं भाई। वही बात है ना, सेकंड कंडीशन 35 में से 8 घटाएंगे और 1 घटाएंगे तो 26 तो ही आ गए। शाबाश। कुल बच्चे 8 + 10 + 26, 46, 36 और 8 44, बिल्कुल सही है। सेकंड व्यक्ति हो गया फर्स्ट कंडीशन प्लस बीच के व्यक्ति प्लस 1, 37। बेटा ये है ना, अब तो हम देख कर रहे हो, लेकिन थाने घर पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, दोबारा फिर निकालना पड़ेगा ये क्वेश्चन, जब ये याद आएगा, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। देखो हमारी जो कोडिंग डिकोडिंग था ना, वो कुछ 1-2 क्वेश्चन छूट का था। एक तो कूट भाषा में 1-2 क्वेश्चन छूट गया था वे, पहले तो वे कंप्लीट करा सा, वो टॉपिक कंप्लीट करा सा। जैसे ऐसे लिखो, 253 का अर्थ है, किसी सांकेतिक भाषा में 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड। इसका जो अर्थ है वो है बुक्स आर ओल्ड। उसके बाद 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड। 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड। 378 का अर्थ है 378 का अर्थ है बाई गुड बुक्स। बाई गुड बुक्स। तो उसी सांकेतिक भाषा में हमें आर का अर्थ बताना है। आर का अर्थ क्या है? देखो ऐसा क्वेश्चन है, ये हमें संकेत दे दिए, 253 का अर्थ दे दिया, 546 का दे दिया, 378 का। सिर्फ एक ही सेकंड में समझ में आएगा। देखो जिसका भी अर्थ तुम्हें पूछा गया है
पहले तो वो देखो आर, इनमें से कौन से में आ रहे हैं, आर यहां है, इसको ऐसे ऐसे गोल कर लो, ऐसे आर का अर्थ बताना हमें। अब ये 3 अंक हैं, 3 ही शब्द हैं, 3 अंक हैं, 3 ही शब्द हैं, तो आर का अर्थ इन तीनों में मिलेगा, या तो आर का अर्थ 3 है, या आर का अर्थ 5 है, या 2 है। यदि हमारे पास बुक्स का अर्थ हो और ओल्ड का अर्थ हो तो बच गया, वो आर का ही अर्थ हो गया। अब जैसे बुक्स का है तो बुक्स देखो, बुक्स इसमें है, बुक्स इसमें है, पहले में है और तीसरे में है, तो जो पहले और तीसरे में कॉमन है होगा वही बुक्स का अर्थ होगा। पहले और तीसरे में जो कॉमन होगा, 3 कॉमन है, तो बुक्स का अर्थ हो गया 3। क्लियर भाई? अच्छा, अब हमें किसका निकालना है? ओल्ड का। ओल्ड पहले में है और दूसरे में है, तो पहले और दूसरे में जो कॉमन होगा वो ओल्ड का अर्थ होगा। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, तो 5 अर्थ हो गया ओल्ड का। बच गया क्या? 2, तो आर का अर्थ क्या आ जाएगा? 2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। ये तरीका होता है इसका। बाकी जो दोनों के अर्थ निकाल लिए ना हमने, उसके बाद जो बच गया वो जो पूछा है ना, जो हमें फाइंड आउट करना है, उसका अर्थ वही होगा। एक क्वेश्चन और करवाता हूं ऐसा। एक ऐसे दे दिया हमें, लिखो मेरे साथ। 247 का जो अर्थ है, 247 का अर्थ हमें दे रखे हैं स्प्रेड रेड कारपेट। स्प्रेड रेड कारपेट। 256 का अर्थ है डस्ट वन कारपेट। 1 कारपेट। उसके बाद 264 का अर्थ है 1 रेड कारपेट। इसमें हमें डस्ट का अर्थ बताना है। डस्ट का अर्थ क्या है? और बेटा देख, एक बार मैं फिर समझाऊं सो। डस्ट का अर्थ बताना है तो सबसे पहले ये देखो डस्ट कहां है। सबसे पहले डस्ट को ऐसे कर लो, कर लिया डस्ट को। अब एक बात बताओ, किस किस का डस्ट का अर्थ कौन कौन सा हो सकता है? या तो 2 या 5 या 6। अब यदि हमारे पास 1 का और कारपेट का हो तो बच गया, वो डस्ट का ही बच गया। 1 देखो कहां है, 1 है इसमें और इसमें। सिर्फ इसमें और इसमें जो कॉमन है वो ले लो। क्या कॉमन है इसमें और इसमें बताओ? ठीक है, 2 और 6, तो हमने 2 ले लिया, 6 ले लिया। 2 क्यों ना लिया? कि ये जो 1 है यदि तीनों में होता जब तो इसका अर्थ 2 हो जाता, लेकिन ये केवल 2 में है 1, तो इसका मतलब 2 में ही कॉमन लेना है, क्योंकि 2 तो उपले में भी है, इसलिए 2 को छोड़ दो। अब हमें किसका अर्थ लेना है? कारपेट का। कारपेट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन हो गया। बच गया क्या एक बताओ? 5। तो डस्ट का अर्थ क्या हो गया? ऐसे निकालते हैं। एक जैसे इस तरह क्वेश्चन आए ना, आर के जैसे ऐसे ऐसे आएगा, या और भी आगे भी दे देंगे, जैसे ऐसे दे देंगे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना, उसको केवल तुम्हें 2 ही सेकंड में सोल्व करना है। इसमें क्या होता है कि पहले का संबंध पहले से ही होता है, इसका भी पहले से ही है, इसका भी पहले से ही है। एस, आर के बाद एस आता है, एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है, तो यू के बाद आएगा वी। पहला अक्षर तो आएगा वी। अब दूसरा अक्षर लो, के के बाद जे, के एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद आएगा ओ। उसके बाद ये लो, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के। तो इसका आंसर ये मिलेगा। पहले का संबंध पहले से लेना है। जरूर नहीं कि एक ही अक्षर छोड़ दिया नेक्स्ट वर्ण हो,
2 भी छोड़ सकते हैं, 3 भी छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम 3 तक छोड़ देंगे। जैसे इसमें तो अगला ले लिया, इसमें पिछला ले लिया, इसमें अगला ले लिया, किसी में पिछला, जो जैसी इसकी सीरीज बना रखी है ना इन्होंने, जैसी कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें उस कंडीशन में उसको आंसर देना है, समय खराब नहीं करना। और जब इसका निकल गया ना, वी निकल गया, जैसे वी निकल गया तो आगे मत देखो, वी निकालते ही आर एस टी यू वी करते ही 4 ऑप्शन देखो तुरंत, ऑप्शन में 2 या 3 ऑप्शन तो कट ही जाएंगे अपने आप ही, केवल 1 या 2 ऐसा होगा जिसमें वी होगा बस, ठीक है, एक ही होगा जिसमें वी होगा। बाकी अब जैसे मैंने ये निकाला था, जैसे ये ऑप्शन निकाला था, तो अब ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको, जैसे ये ऑप्शन मिल गया, जैसे ये 4 ऑप्शन मिल गए, तो तुमने निकाल लिया आर एस टी यू वी निकाल लिया, तो वी या तो इसमें या इसमें, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। अब दूसरा जो वर्ण है, जो दूसरा अक्षर है, इसमें ओ है, इसमें टी है, तो केवल दूसरा देखो बस, आंसर तो इन दोनों में से ही है, तो या तो ये ओ वाला है या टी वाला है, के एल एम एन ओ, तो बगैर समय खराब करे 1 सेकंड में आंसर निकाल, क्योंकि ये समय बचाने का तरीका होता है। सारे पहले तो निकालोगे, फिर ऑप्शन चेक करोगे, इतना तो कम से कम 1 मिनट खराब करोगे, तो एक ही देखते ही ऑप्शन पे जाओ सीधा। कई बार तो ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन ही, कई बार तो ऐसे होता है कि जैसे यहाँ ये 4 ऑप्शन दे दिए, अब वी तुमने निकाल लिया तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये 3 तो ऑप्शन है ही नहीं, बस जबकि ये आंसर है, समझ गए। तो पहले अक्षर से ही 2 ऑप्शन कट जाएंगे अपने आप ही, उसके बाद नेक्स्ट एक वर्ण और देखना है, बस जबकि हो जाएगा। ये होगा प्रैक्टिस से। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा शब्दकोश। सुनो, शब्दकोश पूरा ध्यान दोगे, सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है। जैसे हमें 1 पर दे दिया हेरिडिटी, 2 पर दे दिया एजिटेट, 3 पर दे दिया हैवी और 4 पर दे दिया हैग। इसमें ये पूछेंगे कि शब्दकोश अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट के अनुसार सबसे पहले स्थान पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा, तीसरे पर कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। तो जैसे हम अल्फाबेट पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसी तरह सबसे पहले देखो, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, एच छोड़ दो। इसमें देखो क्या है, ई, इसमें ई है, इसमें ई, इसमें ई और इसमें भी ई, ये तो सेम हो गए, इसको चारों बराबर है। ये तो पहले और दूसरे अक्षर से तो हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा पहला स्थान पर आएगा अल्फाबेट में। इसमें है आर, इसमें है एस, इसमें है ए और इसमें है डी। एक बात बता दो, ए पहले आती है, एस पहले आता है, आर पहले आता है, डी पहले आता है, ए पहले आता है। ए कौन से में, तीसरे में, तो पहले तो तीसरा नंबर वाला आएगा, ठीक है। ए के बाद फिर क्या आएगी, डी, फिर आएगा चौथे नंबर वाला। आर और एस में पहले क्या आता है, आर, फिर आएगा पहले वाला और फिर आएगा एस वाला। तो इसमें पहला पूछे तो ये तीसरा वाला पहला है, ठीक है। हैवी पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा हैज, तीसरे नंबर पे आएगा हेरिडिटी, चौथे पे आएगा एजिटेट। बेटा समझ में आएगा ना, बताओ। जितने वर्ण मिल जाए उतने उनको तो काटते रहो, नेक्स्ट वर्ण देखना है। एक आध और कराता हूं तुम्हें। इस तरह के कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में। अब दे दिया हमें सेलेक्ट, SELECT सेलेक्ट, फिर उसके बाद दे दिया सेल्डम, उसके बाद दे दिया सैंड, उसके बाद दे दिया सेल्फिश और उसके बाद दे दिया सेलर। बेटा देख सुनो, इससे ये समझ में आते हैं पूरे, फिर कोई क्वेश्चन गलती नहीं करोगे। एस कैंसिल, सभी में एस है, एस कैंसिल, ठीक है। यानी कि हर अक्षर देखना है। हो सकता है इसमें से 5 में से कोई आर से शुरू हो,
तो पहले पहला हो गया, वे पहला अक्षर ही आर है, मैं यहां आर लिख देता हूं, तो आर पहले आता है एस से, तो ये तो पहले ऑलरेडी पहले नंबर पर आ गया पांचवा, तो ठीक है, क्योंकि चूंकि सारे एस हैं इसलिए हमने एस को काट दिया। नेक्स्ट देखो, इसमें ई काट दिया, 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 बिल्कुल क्लियर। तीसरा देखो, तीसरा एल, एल, एन, एल और एल। अब एक बात बताओ, एल पहले आता है, एन पहले आता है, तो इसका मतलब ये जो एन वाला है ना, ये तो सबसे लास्ट में गया, ये तो सबसे लास्ट में गया, क्योंकि इन चारों में तो एल है और इसमें एन है, तो एन वाला बाद में आता है, तो ये जो तीसरे नंबर वाला सैंड है ये तो सबसे लास्ट में गया। अब इन सभी का एल भी कैंसिल हो गया, बाकी का एल भी कैंसिल हो गया। अच्छा, अब देखो ये एन वाला तो छोड़ दो, ये तो बिल्कुल लास्ट गया, इसका तो काम ही खत्म हो गया। इसमें ई है, इसमें डी है, इसमें एफ है और इसमें एल है। अब एक बात बता दो, सबसे पहले आता है डी, भाई डी तो आता है ABCD, फिर ई आता है, फिर एफ आता है, तो ये जो डी वाला है जो सेल्डम है ये तो सबसे पहले आएगा, फिर ये जो सेलेक्ट है ई वाला है ये उसके बाद आएगा, फिर एफ वाला है ये आएगा, फिर 5 आएगा और फिर जो ये एन वाला है ना ये सबसे लास्ट में आएगा। अब बताओ ये समझ में आया कि ना आया? ऐसे निकालना है शब्दकोश में, पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा। ठीक है बेटा। अब एक छोटी सी बात और बताता हूं, देखो चूंकि ये हिंदी में समझ में आएगा तुम्हारे, एक तो ये जो नीचे होता है ना, जैसे मैं कहूं कि प्रकार, मैं कहूं कि द्वारा, जैसे मैं कहूं कि द्वंद्व, जैसे मोटी बात यह है कि जो नीचे होता है ये पूरा होता है, ऊपर होता है वो आधा होता है। प्रकार में पै तो आधा है, आधा मतलब अलंत लग जाता है, और जो रे नीचे वाला होता है वो पूरा होता है। रे के साथ जो वाउल जो स्वर है वो ए है। प्रकार, चूंकि ये हिंदी की बात है, प्रकार जैसे ये है प्रकार। जैसे द्वारा, द्वारा में जो द होता है ऊपर वाला तो आधा होता है, इसके तो पहले अलंत होता है, और जो वाह है वह के साथ द्वारा, वह के साथ आ होता है, द्वारा, और रे के साथ और फिर ये आ होता है ये होता है द्वारा। मैं कहूं कि एक तो मैं कहूं कि कर्म, एक मैं कहूं कि कर्म, एक मैं कहूं कि कार्य, और एक मैं कहूं कि कृत। इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। जैसे हिंदी में भी आते हैं कि शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा आएगा या दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। देखो सिर्फ तुम्हें एक एक अक्षर देखना है। ये क है, क है, क के साथ ए है, बस ये यही छोड़ दो इसको। ये क है, क क्योंकि ऊपर वाला आधा होता है और नीचे रे है ये पूरा होता है, ठीक है। मैं इसको भी कर्म ही कर देता हूं, और ढंग से समझ में, कर्म ही कर देता हूं। अब एक बात बताओ, ऊपर वाला क तो पहले आधा है और ये जो रे है ये पूरा है, ये होगा, ये होता है। ये कर्म में क के साथ ए है और फिर इसके साथ रे है और फिर मैं है और फिर ये कर्म हो गया। कृत में ये री ऋषि होता है, री ऋषि। ये एक तो होता है जैसे जागृत, एक होता है जागृति, तो ये री ऋषि होती है, री ऋषि। तो इसको जब विच्छेद करोगे कृत को, तो कृत होगा कै के साथ होगा री। अच्छा अब देखो ये चार मैंने तोड़ दिए, चारों में कै है, कै बिल्कुल है, कै छोड़ दिया। नेक्स्ट वन देखो, इसमें ए है, इसमें रे है, इसमें भी ए है और इसमें री है। तो मोटी बात यह है ए आ ई ऊ री, ए आई ओ। तो इसका मतलब ए के बाद री आती है,
रे तो सबसे लास्ट में, तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है ये तो सबसे, ये जो कर्म वाला है, ये जो है दूसरा वाला है, ये तो सबसे लास्ट में चला गया, क्योंकि रे ये तो सारे स्वर हैं और ये व्यंजन है, ये तो सबसे लास्ट में चला गया। अब इन दोनों में छांटना है हमें, ए इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें नेक्स्ट वर्ण लेंगे। कर्म देखो, कर्म, अच्छा कर्म तो दोनों एक ही हो गए ना, तो ये कार्य कर देते हैं, तो ये हो गया का कै और आ, तो इसमें आ गया। अब एक बात बताओ, पहले तो आता है ए, फिर आता है आ, फिर आता है री, और फिर आएगा रे। समझ गए? तो चूंकि हिंदी कराऊंगा जब ढंग से समझाऊंगा तुम्हें ये सारे वर्ण वूर्ण और सारे कैसे तोड़ते हैं। बाकी मैंने वैसे मौखिक बता दिया है कि इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, कर्त क्रम कर, ऐसे कौन सा पहले आएगा, तो उतार लो ये क्वेश्चन, शाबाश। बाद में मैं खोल के डिटेल में समझाऊंगा तुम्हें ये। ठीक है, ये फिर बताऊंगा, हिंदी कराऊंगा ना जब ढंग से समझ में आएगा तुम्हें। री क्या होता है, रे कौन सा रे पहले बोला जाता है, ये सारी बातें ये तो मैंने वैसे बता दिया। आज हमारा जो टॉपिक था वो था ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, इसका समय मैंने बताया था, इसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से और 1000 ईस्वी पूर्व तक का इसका समय है। इसका समय मैंने कल बताया था तुम्हें, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। 10 क्वेश्चन और तुम्हारे पास 5 मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन, आर्य भारत में कब आए? आर्य भारत में कब आए? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन लिखो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? क्वेश्चन नंबर 3। जो दाशराग्य युद्ध है, जो दाशराग्य युद्ध हुआ है वह किस नदी के समीप हुआ? दाशराग्य युद्ध किस नदी के समीप हुआ? ऋग्वेद काल में सबसे बड़ा अपराध क्या था? सबसे बड़ा अपराध क्या था? इस समय सबसे बड़ा जो अपराध था वो क्या था? और जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार क्या था? यानी कि लोग अपना जीविका जो उपार्जन था वो कैसे करते थे? पशुपालन से, कृषि से, या खिलौने बनाकर। इस समय सोने का जो सिक्का होता था उसको क्या कहा जाता था? सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था?
सदानीरा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? किस नदी का प्राचीन नाम था? 8वां क्वेश्चन है झेलम का प्राचीन नाम। चिनाब का प्राचीन नाम। एक हमेशा एक क्वेश्चन आता है नदी पे कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या है, हमेशा आता है। बेटा मिनट से 5 था। सिकंदर याद करें बेटा, पढ़ो थोड़ी देर फिर तुम कर दो। फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन दिया था, नोट्स दिया था ना, उसमें भी सी सारा क्वेश्चन थाने तो सिर्फ रेगुलरिटी बनाए के पढ़ने से एक बार आधा घंटा रीजनिंग पढ़ लिया करो और बस 15-20 मिनट जीत के इतनों पर्याप्त था। बाकी फिर जी अपनी कोई तैयारी करो। बेटा कर दिया, कर दिए। सुनो, आर्य भारत में कब आए? तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ये 1500 ईस्वी पूर्व ईरान से आए थे। ईरान से आए थे 1500 ईस्वी पूर्व। अच्छा, एक और छोटी सी बात लिखो, जो सबसे प्राचीन जो वेद है, ऋग्वेद है, उसकी रचना भी 1500 ईस्वी पूर्व ही हुई थी। ये भी लिख लो, जो सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद है, जो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसकी रचना भी 1500 ईस्वी पूर्व हुई थी। एक और बात लिखो कि आर्य भारत में आए थे। ये जो सबसे सत्य जो कथन माना जाता है वो मैक्स मुलर का माना जाता है। तो ऐसे लिखो, मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए। उसका कथन ही हम मानते हैं, सही मानते हैं, सभी मानते हैं। हम क्या सही मानते हैं, इतिहासकार जितने भी हैं, कि मैक्स मुलर ने कहा है कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया है अफगानिस्तान में, अगर पूछा जाए तो। एक छोटी सी लाइन और लिखो कि भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। भारत में लोहे का जो उपयोग है वो 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ। 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तुम्हें बताना है तीसरे मंडल में है। टोटल 1028
मंत्र हैं और इसमें 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन से मंडल में? और गायत्री मंत्र सूर्य या सविता को समर्पित है। कौन से उसको समर्पित है? तो तुम्हें सविता बताना है। सविता मतलब सूर्य, सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। सूर्य या सविता ऑप्शन मिलेगा। सविता मतलब सूर्य। इसका उल्लेख तीसरे मंडल में है। ऐसे लिखो, जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, जो 9वां मंडल है उसमें वनस्पति के देवता, वनस्पति के देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में वनस्पति के देवता सोम का उल्लेख है। दसवें मंडल में पुरुष सूक्त बोलते हैं उसको। 10वां मंडल पुरुष सूक्त है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त है। इसमें बताया गया है कि भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, पेट से वैश्य, ऐसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, है ना। तो ये चारों का उल्लेख है। पुरुष सूक्त 10वां मंडल। एक बार पूछा था, एचटेट में आया था कि इसमें 10 मंडल है तो सबसे पहले कौन से रचे गए थे? तो सबसे पहले दूसरा और सातवां रचा गया था। दूसरा और सातवां सबसे पहले। बेटा कल लिखवाया था तुम्हें कि जो ये दाशराग्य युद्ध है किस नदी के समीप, तो ये परुषणी बताया था मैंने तुम्हें। और परुषणी किसका प्राचीन नाम है? रावी का। इसमें राजा सुदास है, उसकी विजय हुई थी। राजा सुदास विजित हुआ था। ये कल मैंने लिखवा दिया तुम्हें, लिखवा दिया था ना कल। सबसे बड़ा अपराध था पशु चोरी। ऋग्वेद काल में जो सबसे बड़ा अपराध था वो पशु की चोरी करनी था। जो ऋग्वेद काल है उसमें तो अर्थव्यवस्था पशुपालन, पशु को पाल करके वो अपना जीवन चलाते थे, पशुपालन था। और उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया था, तो ऋग्वेद काल में पशुपालन था। सोने का सिक्का पूछे तुम्हें तो निष्क बताना है। सोने का सिक्का निष्क, निष्क कहते थे सोने के सिक्के को। और जो व्यापारी होता था उसको पानी कहते थे, पानी, उसको पानी कहते थे व्यापारी को। ऋग्वेद काल में जो व्यापारी था उसको पानी कहते थे, और जो सोने का सिक्का था उसको निष्क कहते थे। उत्तर वैदिक काल में सोने के सिक्के को निष्क भी कहते थे और सतमान भी कहते थे। सतमान वो आगे आएगा उत्तर वैदिक काल में। सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो गंडक का। सदानीरा गंडक का नाम है। और झेलम का प्राचीन नाम वितत्सा। वितत्सा। वितत्सा है झेलम का प्राचीन नाम। और वितत्सा एक इतिहास में वितत्सा का युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है। वितत्सा का युद्ध कौन सा है? तो वितत्सा का युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस युद्ध को वितत्सा का युद्ध कहते हैं, क्योंकि वो युद्ध झेलम नदी के, वितत्सा नदी के समीप लड़ा गया था। ऐसे लिख लो, वितत्सा का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस युद्ध को झेलम या वितत्सा का युद्ध कहते हैं। उस युद्ध को हाइडेस्पेसिस का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था, उस युद्ध को वितत्सा का युद्ध कहते हैं। चिनाब
नदी का प्राचीन नाम अस्किनी नदी है। अस्किनी, चिनाब का जो प्राचीन नाम है वो अस्किनी नदी है। ऐसे लिखो, काबुल जो नदी है पाकिस्तान में, उसका प्राचीन नाम कुब्बा है। और जो गोमती नदी है इसका प्राचीन नाम गोमल है, गोमती का गोमल है। उसके बाद व्यास जो नदी है उसका विपाशा है, विपाशा नदी है। उसके बाद जो सतलुज नदी है इसका प्राचीन नाम है सतुद्री, सतुद्री है। और उसके बाद जो आज वर्तमान में घाघरा नदी है इसका नाम है सरस्वती। और सरस्वती जो नदी है इसको नदियों की माता कहा जाता है। सरस्वती जो नदी है, कौन सी नदी को नदियों की माता कहा जाता है, तो तुम्हें बताना है सरस्वती नदी को। ऋग्वेद काल के बाद जो अगला आएगा वो आएगा उत्तर वैदिक काल आएगा। और उत्तर जो वैदिक काल है इसका समय मैंने कल बताया था 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का है। कल ये पढ़ गया ये उत्तर वैदिक काल। ठीक है, थे इसमें कुछ क्वेश्चन 5-7 याद थे आज बेटा?